Hello students, welcome to Krishna Institute. So now we are going to discuss about our next topic, chapter 3 nationalism in India. तो अभी जो लास्ट हमने पार्ट किया था, लास्ट हमने वीडियो डिस्कस किया है, उसमें हमने डिस्कस किया था अबाउट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. सो नाउ वी गोइंग टू डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक, आवर सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट. Civil disobedience movement. So we will discuss this topic into two parts. दो पार्ट में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे. ओके, एक वीडियो में पूरा नहीं हो पाएगा तो दो वीडियो में इस पे शेयर करेंगे. ओके गाइज, सो एज वी हैड डिस्कस्ड इन लास्ट पार्ट, जैसे कि मैंने आपको लास्ट पार्ट में बताया था, इन 1922 फरवरी 1922 आफ्टर चौरी चौरा इवेंट, महात्मा गांधी कॉल्ड ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. तो उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अपना जो था वो वापस ले लिया. सो बिकॉज नाउ वायलेंस वाज इंक्रीज, ज़्यादा घटनाएं बढ़ गई थी. ठीक है, एंड नाउ महात्मा गांधी हैड अ विजन दैट नाउ वी विल द सत्याग्रही नीडेड टू बी ट्रेन फॉर मास एजिटेशन. वो चाहते थे कि अभी जो सत्याग्रही हैं, जो प्रोटेस्टर्स हैं, उनको सत्याग्रह के अकॉर्डिंग थोड़ा ट्रेनिंग की ज़रूरत है मास एजिटेशन के लिए, जन आंदोलन के लिए. सो एंड इवन सम कांग्रेस लीडर्स वर आल्सो फेड अप बाय द लॉन्ग प्रोटेस्ट. और एक लंबे प्रोटेस्ट चल रहे थे जिसकी वजह से खुद कांग्रेस लीडर्स भी थक चुके थे. एंड नाउ दे वांट टू टेक पार्ट इन काउंसिल इलेक्शन दैट वाज सेट अप आफ्टर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919. क्योंकि क्या हुआ था कि 1919 में कुछ रिफॉर्म्स किए गए थे जिनको कि हम बोलते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लगा 1919 में, और उसमें क्या हुआ कि कुछ काउंसिल इलेक्शंस के रिगार्डिंग प्रोविज़न बनाए गए थे. बिगिनिंग में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के टाइम पे हमने पढ़ा था कि उन काउंसिल इलेक्शंस को बायकॉट किया था. बट अभी नाउ कांग्रेस लीडर वांटेड दैट वी मस्ट एंटर इनटू द पॉलिटिक्स एंड इन पावर सो दैट वी कैन अपोज द पॉलिसीज दैट आर अगेंस्ट इंडियन पब्लिक. तो वो चाहते थे कि अभी हमें इलेक्शन लड़ना चाहिए, पावर में आना चाहिए. पावर में आएंगे तो जो इंटरनली पॉलिसी मेकिंग है वहाँ पे अगर जो इंडिया के अगेंस्ट पॉलिसीज़ हैं उनको हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं, विरोध कर सकते हैं. वहीं पे उन सुधारों को हम करवा सकते हैं. ओके, तो इसे इवन C.R. दास एंड मोतीलाल नेहरू दे फॉर्म्ड स्वराज पार्टी. ये एक नंबर में क्वेश्चन कई बार आता है, हु फॉर्म्ड स्वराज पार्टी, कि स्वराज पार्टी की जो स्थापना है वो किसने किया. सो हुआ क्या था कि 1925 के आसपास C.R. दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी को फॉर्म किया. एंड ये विद इन कांग्रेस पार्टी थी. ठीक है, और उसी के एक पार्ट थी जो कि अपना एक स्वराज के लिए काम कर रही थी. बिकॉज अभी आपको पता है कि कांग्रेस भी डिवाइड हो चुका था. कुछ मॉडरेट्स थे, लिबरल्स थे जिनको हिंदी में नरम दल के नेता कहते थे, कुछ थोड़ा क्या थे, एक्सट्रीमिस्ट थे, यानी कि वो थोड़ा सा गर्म सोचते थे. उनको लगता था कि जो प्रोटेस्ट है वो होने चाहिए, बड़े लेवल पे होने चाहिए. नरम दल वाले चाहते थे कि नहीं, सिंपली ब्रिटिशर्स के साथ एक सिस्टम में हम लोग ले सकते हैं. ठीक है, बट नाउ द सिचुएशन आफ्टर वर्ल्ड वॉर हैज चेंज्ड. अभी वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हो रहा था कि जो सिचुएशंस हैं वो चेंज हो रही थी. एंड एज यू नो आफ्टर 1919 देयर वाज वन रीज़न ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन. ठीक है, देखो इकोनॉमिक डिप्रेशन हुआ क्या. इकोनॉमिक डिप्रेशन में होता क्या है कि चीज़ों के दाम गिरते हैं, लोगों के रोजगार ख़त्म होते हैं. ठीक है, इससे भी क्या होता है कि डिससेटिस्फेक्शन क्रिएट होता है. सो आफ्टर लेट 1920s 1920 के जो बाद का समय है, दिस टाइम प्राइसेस ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स डिक्लाइंड. ठीक है, तो क्या हुआ 1920s के बाद से ही क्या हुआ, जो प्राइसेस हैं वो कम होना शुरू हुए. स्पेशली 1926 के आसपास तो हालत और ज़्यादा बिगड़ने लग गई. एंड टिल 1930
प्राइसेस ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स वर कोलैप्स्ड, बिल्कुल ही बुरा हाल हो गया। और इसी के बाद क्या हुआ था, पूरी दुनिया में एक ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आया था। 4th चैप्टर में हम द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड में इसके बारे में डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, द ग्रेट डिप्रेशन। सो आफ्टर 1930 नाउ द प्राइसेस ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स वर कोलैप्स्ड, जो कृषि उत्पादों के दाम थे वो बिल्कुल ख़त्म जैसे ही हो गए, बिल्कुल गिर गए, जिससे कि जो पीजेंट्स हैं नाउ दे वर अनेबल टू पे देयर रेवेन्यू, वो अब अपना जो टैक्सेस है वो पे नहीं कर पा रहे थे। तो इससे क्या हो रहा था कि बट गवर्नमेंट उनको कोई रिबेट नहीं दे रहा था, गवर्नमेंट उनको किसी तरह की कोई छूट नहीं आ रही थी टैक्सेस में, रेवेन्यू में। तो इस वजह से जो पीजेंट्स थे उनमें कुछ डिससेटिस्फेक्शन ज़्यादा ही था, ठीक है। एंड अगेंस्ट नाउ इन दिस बैकग्राउंड इन 1920, अब ये दौर चल ही रहा है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का दाम गिर रहा है, पहले पीजेंट्स जो हैं वो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन में चल रहे हैं, ठीक है, हालात अच्छे नहीं हैं। बट इसी बीच क्या हुआ, 1928 में एक कमीशन इंडिया आया, साइमन कमीशन, ओके। सो इन इंग्लैंड टॉरी गवर्नमेंट, यानी कि टॉरी के जो सरकार बनी थी, टॉरी गवर्नमेंट इन ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूटेड स्टैच्यूटरी कमीशन एज इन द हेड ऑफ सर जॉन साइमन। इसके जो हेड थे उनका नाम था सर जॉन साइमन, और उन्हीं के नाम पे ये कमीशन का नाम था साइमन कमीशन। सो ही कॉन्स्टिट्यूटेड अ स्टैच्यूटरी कमीशन। सो बेसिकली उस कमीशन का टारगेट जो था, टारगेट क्या था कि ही वांट टू टेक अ लुक इनटू इंडिया सिनेरियो, वो इंडिया के अंदर जो सिनेरियो चल रहा था उसका एक व्यू लेना चाहते थे। ही वांटेड दैट द कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस वी हैड डन, जो 1919 में कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस किए थे, बदलाव जो किए थे, उनका इंडिया में क्या रिजल्ट है। तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस को यहाँ पे जो फंक्शनिंग थे कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम के इंडिया में, उसको रिव्यू करने के लिए यहाँ पर आए, ठीक है। और अगर कोई चेंज होना है तो उसके रिगार्डिंग वो अपना सजेशन उसको देते, ठीक है। बट प्रॉब्लम वाज दैट इन दिस कमीशन देयर वाज नो इंडियन, उसमें कोई भी इंडियन नहीं था, दे वर ऑल ब्रिटिश, सब के सब ब्रिटिश मेंबर थे, सब गोरे मेंबर थे। सो दैट्स व्हाई दैट कमीशन वाज ग्रेटेड इन इंडिया विद द साइमन गो बैक स्लोगन्स, ठीक है, गो बैक, ये बहुत इम्पोर्टेंट सिनेरियो है हमारी इंडियन हिस्ट्री में, गो बैक साइमन। क्योंकि एज यू नो, इफ़ यू रीड अबाउट लाला लाजपत राय, तो क्या जब वो मुंबई आया तब भी प्रोटेस्ट हुआ, ठीक है, जब वो लाहौर गया कमीशन तब भी प्रोटेस्ट हुआ। तो लाहौर में क्या हुआ था कि जब साइमन कमीशन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट चल रहा था, लाला लाजपत राय उसको लीड कर रहे थे, तो वहाँ पे पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। एंड ड्यू टू दैट लाठीचार्ज लाला लाजपत राय वाज डेड ड्यू टू सम शॉट्स, कुछ लाठियाँ जो थी वो उनके सिर में लग गई, इस वजह से लाला लाजपत राय की कुछ दिन बाद मौत हो गई थी। तो उसी का बदला लेने के लिए भगत सिंह ने, जो लाहौर के पुलिस सुपरिटेंडेंट था उस टाइम पे, तो हुआ क्या था, जो सुपरिटेंडेंट था उसका नाम था स्कॉट, ठीक है। तो ऑर्डर तो किया था स्कॉट ने, और भगत सिंह ने कसम भी खाई थी कि मैं लाला लाजपत राय जी की मौत का बदला लेके रहूँगा। तो उन्होंने ये टारगेट किया था कि हम जो वहाँ का कैप्टन है उसको मार देंगे, ठीक है। तो उन्होंने प्लान पूरा कर लिया, बट जिस दिन वो प्लानिंग पे अमल करने की बारी आई, ठीक है, तो उन्होंने एक पर्सन जो था वो हेडक्वार्टर के बाहर खड़ा कर दिया भगत सिंह ने, कि जैसे ही स्क्वाड बाहर निकलेगा तुमको इशारा करना है। तो बट प्रॉब्लम है कि उस टाइम पे स्क्वाड बाहर नहीं आया, सनरस बाहर आ गया, जो कि उससे लोअर लेवल का एक ऑफिसर था। तो उसने जो पर्सन वहाँ पे खड़ा किया था भगत सिंह ने, उसने इशारा कर दिया और भगत सिंह ने उस पर गोली चला दी, ठीक है। तो सनरस मारा गया था। तो फाइनली उसी डेथ केस की, उसी की वजह से बाद में भगत सिंह पर केस चला और उनको फांसी की सज़ा दे दी गई थी। सो साइमन कमीशन, अगर हम कहें दैट वाज ए नॉट गट सक्सेस, साइमन कमीशन को कोई खास सक्सेस नहीं मिली थी, ओके। सो आफ्टर दैट नाउ
As protest was increasing, now Viceroy Lord Irwin, at that time, Viceroy Lord Irwin, वायसराय का मीनिंग क्या है कि 1857 रेवोल्यूशन के बाद जो रूल था इंडिया का वो डायरेक्टली इंग्लैंड के महारानी के पास चला गया और उनके रिप्रेजेंटेशन के तौर पे यहाँ पे एक हेड तो ब्रिटिश हेड होता था जिसको कहते थे वायसराय, ठीक है। जैसे आज के टाइम पे प्रेसिडेंट है, बट इंडिया में प्रेसिडेंट से ऊपर कोई है नहीं, बट पहले क्या होता था, इंडियन हेड होता था वायसराय और इसका हेड होते थे ब्रिटिश क्राउन यानी कि ब्रिटिश के महारानी। सो एट दैट टाइम इंडिया में जो वायसराय थे वो थे लॉर्ड इरविन। सो ही गिव अ वेब ऑफ डोमिनियन स्टेटस फॉर एन अनस्पेसिफाइड पीरियड। उन्होंने क्या किया कि एक गोलमाल सा ऑफर किया इंडियंस को कि हम लोग इंडिया को डोमिनियन स्टेटस दे देंगे। डोमिनियन स्टेटस में क्या होता कि गवर्नमेंट इंडियन लोगों की ही बनती, बट फाइनल जो पावर है वो किसके पास रहती, वो इंग्लैंड की महारानी के पास रहती। जैसे आज के टाइम में इंडिया की जो मेन पावर है वो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट जो है वो फाइनल एंड है हमारा, ठीक है। उससे पहले प्राइम मिनिस्टर अपनी वर्किंग करते हैं, बट देन क्या होता है, इंग्लैंड की महारानी के पास फाइनल पावर होती है और जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अपना काम करता है। बट नाउ इंडियंस रिफ्यूज टू टेक दैट डोमिनियन स्टेटस, तो इंडियंस को वो डोमिनियन स्टेटस मंजूर नहीं था, ठीक है। सो दैट्स वाई जो नेगोशिएशन था लॉर्ड इरविन के बीच में और कांग्रेस लीडर्स के बीच में वो कामयाब नहीं हुआ। सो नाउ सम कांग्रेस लीडर वाज बिकम वेरी असर्टिव, कहीं ना कहीं जो आक्रामकता है वो बढ़ गई कांग्रेस लीडर्स में। स्पेशली देयर वर टू मेन लीडर्स, सुभाष चंद्र बोस एंड जवाहरलाल नेहरू। बिकॉज एट दैट टाइम एज आई टोल्ड यू, कांग्रेस में उस टाइम भी दो धड़े थे जिसको हम कहें कि एक एक्सट्रीमिस्ट हैं, एक मॉडरेट्स हैं, यानी कि नरम दल और गरम दल। सो जो मॉडरेट्स एंड लिबरल्स थे दे वर सेटिस्फाइड विद दैट डोमिनियन स्टेटस। उनको लगता था कि दिस इज़ गुड इफ़ वी आर गेटिंग डोमिनियन स्टेटस, इसमें भी अपने को क्या है कि ब्रिटिशर्स पावर दे रहे हैं। बट नाउ रेडिकल्स वांटेड अ कंप्लीट चेंज, वो कंप्लीट चेंज ही चाहते थे। दे वांट दैट नाउ वी विल टेक फुल इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज। ओके, सो इन दिसंबर 1929, दिसंबर 1929 में लाहौर में कांग्रेस का सेशन हुआ। इन दैट सेशन जवाहरलाल नेहरू वाज प्रेसिडेंट, तो उसमें जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष बने। सो हेयर दे पास द रेजोल्यूशन ऑफ फुल इंडिपेंडेंस। यहाँ पे क्या वो फुल इंडिपेंडेंस का उन्होंने रेजोल्यूशन पास किया, ठीक है। उनका भी हमें आधी अधूरी डोमिनियन स्टेटस वाली नहीं चाहिए, वी वांट फुल इंडिपेंडेंस। नाउ 26 जनवरी 1930 दिस डे वो सिलेक्टेड एज टू सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे। तो ये तारीख उस टाइम पे इंडिपेंडेंस डे मनाने के लिए चुनी गई थी। एंड ऑल ओवर इंडिया दे कॉल्ड टू पीपल टेक ए प्लेज रिगार्डिंग इंडियन इंडिपेंडेंस। लोगों को भारत इंडिया के इंडिपेंडेंस के लिए एक प्लेज लेने के लिए एनकरेज किया। बट दिस सेलिब्रेशन अट्रैक्टेड वेरी लिटल अटेंशन, बहुत कम लोगों का ध्यान उस साइड में गया, ठीक है। बट कहीं ना कहीं एक बिगिनिंग हो गया था। नाउ महात्मा गांधी वांटेड दैट देयर मस्ट बी अ मास एजिटेशन और वी हैड टू फाइंड अ वे दैट वी कैन नॉर्मलाइज दिस आइडिया। भाई हम लोगों को अब ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाए ताकि और ज़्यादा सपोर्ट अपने को मिले। तो उनका अभी क्या हुआ, नाउ सिविल द बेस ऑफ सिविल डिसोबीडियंस विल स्टार्ट। ओके, तो ये सारी बातें आप ध्यान रखेंगे। ये सभी 1 मार्क्स एंड 3 मार्क्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। अभी मैंने जो डिस्कस किया साइमन कमीशन के रिगार्डिंग 3 मार्क्स में क्वेश्चन आता है। उससे पहले मैंने डिस्कस किया था CR दास एंड मोतीलाल नेहरू, स्वराज पार्टी उन्होंने 1925 में फॉर्म किया था। एंड एक हमने अभी बात की है फुल इंडिपेंडेंस का, तो सेशन पूछ लिया जाता है। लाहौर सेशन 1929 में उसको एक्सेप्ट किया, ठीक है। एंड इसके अलावा बाकी 1-2 क्वेश्चन और यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। ओके, सो नाउ सॉल्ट मार्च। द सॉल्ट मार्च एंड द स्टार्टिंग ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सो महात्मा गांधी फाउंड इन ए साल्ट एज पावरफुल वेपन।
उनको लगा कि जो साल्ट है ये पावरफुल सिंबल है एक टू यूनाइट दिस नेशन, लोगों को एक साथ लाने का, बिकॉज साल्ट इज़ अ बेसिक नीड फॉर एवरीवन। नमक हर किसी के लिए ज़रूरी है, वेदर एनी पर्सन इज़ रिच और पुअर, इट डजेंट मैटर, कोई गरीब है अमीर है, खाना सबने खाना है, नमक सबका बराबर यूज़ होना है, ठीक है। सो एट द टाइम द टैक्स ऑन सॉल्ट एंड मोनोपोली राइट्स ऑन द सॉल्ट प्रोडक्शन, ठीक, ओके। सो दिस रिवील्ड द ब्रूटल फेस ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। महात्मा गांधी ने ये डिक्लेयर किया कि जो नमक पे टैक्स लगा हुआ है या नमक पे मोनोपोली राइट्स हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट का, ये उनके सबसे घिनौने चेहरे को दिखाता है। वो किस तरह से इंडियंस के अगेंस्ट है, उनका मेन टारगेट सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट है, ओके। सो नाउ ही सेंट अ लेटर टू लॉर्ड इरविन स्टेटिंग 11 डिमांड्स। उन्होंने क्या किया, 11 डिमांड्स का एक लेटर लॉर्ड इरविन को भेजा, ओके। सो उन्होंने बाकायदा अल्टीमेटम दिया, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया था, जनवरी में वो भेज दिया और उन्होंने अल्टीमेटम दिया कि 11 मार्च तक अगर उनको रिप्लाई नहीं मिला या वो जो हम डिमांड्स है, बिकॉज दो डिमांड्स वर, सम ऑफ देम वर जनरल पर्सपेक्टिव एंड सम ऑफ देम हैड स्पेसिफिक पर्पज फॉर इंडस्ट्रियलिस्ट एंड पीजेंट्स। तो उनमें से कुछ किसानों के लिए थी, कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए थी और कुछ आम लोगों के हिसाब से थी, ठीक है। तो उन्होंने जो अपना दिया अल्टीमेटम के, इफ़ द डिमांड्स ऑफ दीज लेटर्स वर नॉट फुलफिल्ड टिल 11 मार्च देन वी विल लॉन्च सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट नेशन वाइड। तब हम पूरे अपना एक नेशन वाइड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है वो स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। बट लॉर्ड इरविन वॉज अनविलिंग टू नेगोशिएट। लॉर्ड इरविन जो है उस लेटर पे ध्यान देने की उसने कुछ सोची नहीं, ना ही वो उन 11 डिमांड्स को पूरा करना चाहता था। इवन लॉर्ड इरविन स्टेटेड दैट दीज डिमांड्स आर अनरियलिस्टिक, भाई ये डिमांड अनरियलिस्टिक है, ये पूरी नहीं हो सकती, ओके। सो अभी अल्टीमेटम दिया हुआ है, डिमांड पूरी नहीं हुई है, दैट्स वाई नाउ महात्मा गांधी स्टार्टेड हिज फेमस सॉल्ट मार्च। तो उन्होंने 11 मार्च तक का वेट किया बट बात नहीं बनी, तो 12 मार्च को उन्होंने अपना जो सॉल्ट मार्च था वो स्टार्ट कर दिया, ठीक है। सो विद हिज 78 फॉलोअर्स। सो दीज ऑल क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड स्पेशली इन रिगार्ड टू NTSC। NTSC के लिहाज से तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 1 मार्क्स के फॉर्म होते हैं एंड ऑप्शनल फॉर्म होते हैं, ठीक है, डेट्स एंड नंबर्स। सो हुआ क्या कि 78 फॉलोअर्स के साथ महात्मा गांधी ने अपना जो फेमस सॉल्ट मार्च है वो स्टार्ट कर दिया। सो ही स्टार्टेड हिज मार्च फ्रॉम साबरमती आश्रम टू a coastal town Dandi. Okay, there was a coastal town Dandi in Gujarat. So the distance between Sabarmati Ashram to Dandi was 240 miles. तो 240 मील की वो दूरी थी। So Mahatma Gandhi and his followers started this march and usually they traveled 24 mile per day, 10 mile per day. उन्होंने 10 मील पर डे के हिसाब से अपना ट्रैवलिंग कंटिन्यू किया, ठीक है। एंड फाइनली 6 अप्रैल को उन्होंने नमक बनाया वहाँ जाके और सॉल्ट लॉ को ब्रोक किया, ओके। सो दीज डेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। Okay guys, so now when they were traveling to Dandi, whenever they stop at any places, then thousands of people came to hear them. बहुत सारे हज़ारों लोग उनको सुनने आते थे, बहुत सारी वीमेन भी थी वो भी सुनने आते थे। इवन वीमेन टुक पार्ट इन दिस सॉल्ट मार्च, इवन मैनी वीमेन वेंट टू जेल, बहुत सारी वीमेन तो जेल भी गई इस चक्कर में। सो ऑन 6 अप्रैल दे रीच्ड दांडी। अब वो क्या हुआ, 6 अप्रैल को दांडी पहुंच गए, ओके। हेयर द बॉइलिंग सॉल्ट सी वाटर एंड मेक सॉल्ट। यहाँ उन्होंने जो पानी है उसको उबाल के नमक बनाया। एंड हेयर ही ऑफिशियली स्टार्टेड द सॉल्ट मार्च, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो 6 अप्रैल को क्या हुआ था, 6 अप्रैल सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो था वो स्टार्ट हो गया।
ओके, सो अभी यहाँ से इस मोमेंट स्टार्ट हुआ. नाउ पीपल स्टार्टिंग देयर एक्टिविटीज इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड 1930 ईयर आप फुल लिख लो. ओके, सो दिस मूवमेंट वाज एज सम स्पेसिफिकेशन हैज अकॉर्डिंग टू नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. कुछ तो वही इसमें कंडीशंस थी या वही चीज़ें थी जो कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में थी, असहयोग आंदोलन में थी. लाइक they boycotted foreign goods, they boycotted foreign clothes, liquor shops were picketed. Okay, but some new things were added. Which new things? Now they started breaking the laws. अब उन्होंने कानून तोड़ना शुरू किया. They were not obeying ब्रिटिश और कॉलोनियल रूल्स एंड लॉज. वो अब ब्रिटिश कानूनों को नहीं मान रहे थे. एंड एज सॉल्ट लॉ वाज ब्रोकन, का नमक कानून तोड़ दिया. मैनी फैक्ट्रीज वर ऑल्सो अटैक, बहुत सारी फैक्ट्रीज पे अटैक किया. ओके, मैनी ट्राइबल पीपल एंड पेस्टोरलिस्ट दे एंटर्ड इनटू रिजर्व फॉरेस्ट. उन्होंने जो फॉरेस्ट रिजर्व अनाउंस हो गए थे जहाँ पे किसी तरह कोई एक्टिविटी अलाउड नहीं थी, तो वहाँ पे भी ट्राइबल लोग जो थे वो एंटर करना स्टार्ट कर दिया उन्होंने. ठीक है, पहले वो वहाँ से ना तो फ्रूट या फिर फ्यूल वूड नहीं कलेक्ट कर सकते थे, बट नाउ अब उन्होंने रूल ब्रेकिंग जो था वो अपना स्टार्ट किया. सो वी कैन से दिस वाज वन स्टेप अहेड ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से एक कदम आगे ही था. बट नाउ एज द मोमेंट वॉज डेवलपिंग, जैसे जैसे मोमेंट बढ़ रहा था, नाउ ब्रिटिश गवर्नमेंट वांटेड दैट वी हैव टू कंट्रोल दिस मोमेंट एंड दे स्टार्टेड अ ब्रूटल रिप्रेशन. उन्होंने बहुत ही निर्दयी तरीके से इस मोमेंट को कंट्रोल करने का कोशिश किया. सो फर्स्ट ऑफ ऑल दे अरेस्टेड सम कांग्रेस लीडर्स. उन्होंने कुछ कांग्रेस लीडर्स को अरेस्ट किया. लाइक व्हेन एंड खान अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान, ही इज़ नॉन एज फ्रंटियर गांधी. इनको फ्रंटियर गांधी भी कहते हैं. ठीक है, सीमांत गांधी हिंदी में कहते हैं, सरहदी गांधी. मारे गए. अब अप्रैल 1930 में क्या इवेंट हुआ कि खान अब्दुल गफ्फार खान को अरेस्ट कर लिया. सम मंथ लेटर महात्मा गांधी वॉज ऑल्सो अरेस्टेड. अब महात्मा गांधी जी को भी गिरफ्तार कर लिया. सो नाउ इन शोलापुर फैक्ट्री लेबरर्स अटैक्ड ऑन ब्रिटिश बिल्डिंग्स, ऑल दोज बिल्डिंग विच सिम्बलाइज एज ब्रिटिश रूल. जो भी बिल्डिंग ऐसी मानी जाती थी भी ये ब्रिटिश बिल्डिंग्स हैं, लाइक पुलिस पोस्ट, पोस्ट ऑफिसेज एंड अदर गवर्नमेंट बिल्डिंग, लॉ कोर्ट्स एंड गवर्नमेंट स्कूल्स, दोज वर अटैक्ड बाय पीपल. लोगों ने उन पर हमले कर दिए. सो नाउ ब्रिटिश गवर्नमेंट टैकल दिस सिचुएशन विद मोर रिप्रेशन. उन्होंने अब और ज़्यादा जो अपनी निर्दयता थी वो और बढ़ा दी. एंड पीसफुल सत्याग्रहीज वर अटैक्ड बाय पुलिस एंड दे मेक ओपन फायर. बहुत सारी जगह फायरिंग भी हुई. एंड पुलिस बेटन ऑफ द वेमेन एंड चाइल्ड, बहुत सारे बच्चे और महिलाओं को भी पीटा गया. अराउंड 1 लाख पीपल, लगभग 1 लाख लोगों को क्या किया गया था, अरेस्ट किया गया था. ओके, अराउंड 1 लाख पीपल वर arrested by British government. So finally now government started negotiating as the movement was spreading, because now Mahatma Gandhi, due to violence was increased, Mahatma Gandhi decided to call off the movement. तो जैसे जैसे बढ़ रही थी उसमें वायलेंस, हिंसा बढ़ रही थी, महात्मा गांधी ने क्या किया कि मूवमेंट को वापस ले लिया, क्योंकि वो हिंसा नहीं चाहते थे. सो 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट हुआ. गांधी इरविन पैक्ट. ओके, सो 5 मार्च 1931 गांधी इरविन पैक्ट वाज ऑर्गेनाइज्ड, एंड इन दैट पैक्ट महात्मा गांधी कंसेंटेड टू गो इन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस. तो एक तो उन्होंने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाने के लिए हामी भर दी. एंड नाउ गवर्नमेंट एग्रीड टू रिलीज़ ऑल पॉलिटिकल प्रिजनर्स. जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे या कांग्रेस लीडर्स थे उन सबको छोड़ने की बात की गई, तो उनको छोड़ा गया. सो नाउ इन दिसंबर 1931
Now in December 1931 in London, second round table conference was organized. Round table conference. Okay, so second round table conference December 1931 महात्मा गांधी वहाँ गए, but the negotiation was broken. जो बातें थी वो नहीं बनी, सो महात्मा गांधी रिटर्न डिसअपॉइंटेड, वापस आ गए और कोई नतीजा उसका निकला नहीं था, कुछ हल नहीं निकला इंडिया की रिगार्डिंग. सो व्हेन महात्मा गांधी केम बैक टू इंडिया ही फाउंड दैट हेयर अ न्यू साइकिल ऑफ रिप्रेशन वॉज गोइंग ऑन. एक नए सिरे से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो मोमेंट है उसको दबाने का एक माहौल यहाँ बना रखा था. मोस्ट ऑफ कांग्रेस लीडर्स वर इन जेल. ज़्यादातर जो कांग्रेस लीडर थे जेल में थे. एंड कांग्रेस डिक्लेयर्ड एज इलीगल. कांग्रेस को इलीगल घोषित कर दिया गया था. एंड ऑल काइंड ऑफ मीटिंग्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस और ऑल्सो रिस्ट्रिक्टेड. बहुत सारी पाबंदियां जो थी वो मीटिंग्स पर और ऑर्गेनाइजेशन पे लगा दी गई थी ताकि इस तरह की ज़्यादा जो एक्टिविटीज़ हैं वो नहीं हो. सो with great repression everybody was in doubt that what will happen now in future, but Mahatma Gandhi again relaunched his civil disobedience movement. तो उन्होंने दोबारा फिर से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को स्टार्ट किया, बट टिल देन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉस्ट इट्स मोमेंटम. अब क्या था, वो उतना पावरफुल नहीं रह गया. लोग जो थे वो भी जब ये पहले वापस लिया था तो वो उस टाइम भी डिसअपॉइंट हुए थे. महात्मा गांधी जी के एकदम पीक पे माहौल बना हुआ है और फिर से वापस ले लिया. फिर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए, वापस आए, तब तक वो उतना एनर्जी नहीं था लोगों में. सो रीलॉन्चिंग के बाद मूवमेंट जो था वो उतना स्पीड पे नहीं आया. ओके, सो अभी नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे हाउ पीपल पार्टिसिपेटेड इन दैट मूवमेंट, कैसे लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया. एंड द एंड ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, किस तरह से मूवमेंट जो था वो ख़त्म हुआ, या द लिमिट्स, क्या क्या ऐसी लिमिट्स रही. ठीक है, तो वो सेकंड पार्ट में हम करेंगे. ओके, थैंक यू गाइस.